अशोक एक बौनी लड़की से प्यार करता था जिसका नाम सरिता था और वो सरिता से शादी करके सीधा अपने घर आ गया था। उसका बड़ा भाई विनोद और उसकी पत्नी गीता ये देखकर बहुत हैरान हुए। साथ ही साथ उसकी सास के अंदर तो जैसे आग उबल चुकी हो। अरे देवर जी, इससे छोटी लड़की आपको नहीं मिली थी क्या? अशोक, कम से कम मुझे एक बार बताना तो चाहिए था ना कि तू इससे शादी करना चाहता है। अगर मैं आप लोगों को पहले बता देता कि मैं एक बौनी लड़की से प्यार करता हूँ तो क्या आप लोग मेरी शादी इसके साथ होने देते? अरे इससे अच्छा तो तू कुंवारा ही रह जाता। हमारी बड़ी बहू को देख कितनी लंबी चौड़ी है। बस इसी वजह से मैंने आप लोगों को बताया नहीं। अब अगर आप लोगों को मंजूर है तो ठीक, वरना मैं अपनी पत्नी के साथ कहीं अलग रह लूंगा। ये सब सुनकर घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अरे अब जब तू शादी करके ले ही आया है बहू को तो उसकी बेइज्जती मत कर। जो भी होगा देखा जाएगा, तो इसी घर में रहेगा। अब छोटी सी बहू सरिता भी उस घर में रहने लगी। मोहल्ले वाले तो दूर की बात रही, घर वाले ही हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते थे। उसकी जेठानी गीता तो हर बात पर उसका मजाक उड़ाया करती थी। एक रोज जब किचन में गीता कुछ बना रही थी तभी वहां पर सरिता आ गई। आओ बेटा आओ, वैसे किचन में बच्चों का काम तो नहीं है, पर तू मेरी एक मदद कर। ऊपर चीनी का डिब्बा रखा है, जरा उतार दे। जी भाभी, मैं अभी उतारती हूँ। चीनी का डिब्बा गीता की लंबाई से काफी ऊपर रखा हुआ था, इसीलिए उसके हाथ नहीं पहुंच रहे थे। वो बार बार कोशिश कर रही थी लेकिन उस डिब्बे को वो नहीं पा रही थी, जिसे देखकर गीता जोर जोर से हंस रही थी। सरिता, तुझसे ज्यादा लंबाई तो अभी अभी पैदा हुए बच्चों की होती है। खैर, ये स्टूल ले ले और उस पर चढ़कर डिब्बा उतार दे। गीता ने स्टूल खिसका लिया और उस पर चढ़कर डिब्बा उतारने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर भी उसके हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तभी गीता ने धीरे से स्टूल में लात मारी और गीता धड़ाम से जमीन पर गिर गई। अरे अरे अरे, ये स्टूल भी शर्मा गया बेचारा। स्टूल भी सोच रहा होगा इतनी छोटी सी चीज को मैं अफोर्ड नहीं कर सकता और तुझे गिरा दिया। सॉरी भाभी, लगता है पैर फिसल गया होगा। तू अपने कमरे में जा, खिलौने के साथ खेल। मैं कर लूंगी। कुछ दिन बाद उनके घर में कुछ मोहल्ले वाली औरतें आ गई, जिसके सामने उसकी सास और जेठानी ने सरिता की लंबाई का खूब मजाक उड़ाया। मिलिए हमारी प्यारी देवरानी जी से। सॉरी, ये आपको दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि ये इतनी छोटी है कि इन्हें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। आप में से किसी के पास माइक्रोस्कोप है क्या? गीता के इतना बोलते ही सारी औरतें जोर जोर से हंसने लगी। उसकी सास भी जोर जोर से हंस रही थी। ये सब देखकर सरिता को बहुत बुरा लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर किसी तरह उसने अपने आंसुओं को छुपाया। रात में गीता अकेली छत पर बैठी हुई थी और चांद को निहार रही थी। तभी अचानक उसके पास उसकी सहेली रिचा का फोन आया। यार गीता, शादी के बाद तो तू अपनी सहेलियों को भूल ही गई। यार रिचा, मैं तुझे क्या बताऊं, मैंने प्यार तो कर लिया और शादी भी कर ली, पर ये नहीं पता था कि मेरा बौनापन मेरे लिए ही काल बन जाएगा। तेरा गला भारी लग रहा है गीता, कोई प्रॉब्लम है क्या? अशोक ने तुझसे प्यार करना बंद कर दिया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अशोक तो मुझसे बहुत प्यार करता है, पर वो तो ऑफिस चला जाता है। उसके बाद पूरा घर मेरा मजाक उड़ाता है। तू सब कुछ छोड़ छाड़ कर कल मुझे मिल। तेरे इस बौनेपन का इलाज है मेरे पास। मुझे कल ही पता चला। अगले दिन सरिता अपनी सहेली रिचा से मिली। मैं एक आयुर्वेदाचार्य जी को जानती हूँ, वो बालों की लंबाई और इंसानों की लंबाई बढ़ाने की दवाई बेचते हैं। सीधा हिमालय के पर्वतों से ढूंढ कर लाते हैं वो। तो ठीक है, और अभी मुझे उन आयुर्वेदाचार्य के पास लेकर चल। रिचा और सरिता उस आयुर्वेदाचार्य के पास चली गई और उनसे अपनी लंबाई बढ़ाने की दवाई मांगने लगी। बाबा जी, मुझे कोई ऐसी दवाई दीजिए जिससे मेरी लंबाई 3 गुना ज्यादा बढ़ जाए। ये सुनकर बाबा हैरान हो गए। अरे बिटिया, इंसान 1-2 इंच लंबाई बढ़ाने के लिए मेरे पास दवाई लेने आता है। तुम पहली ऐसी ग्राहक हो जो अपने से 3 गुना लंबी होना चाहती हो। बेटी, तुम समझ नहीं सकती कि तुम बहुत ज्यादा लंबी हो जाओगी। देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। बाबा जी, मैंने सोच समझकर ये फैसला किया है। अगर आप कहीं तो मैं स्टैम्प पेपर पर भी आपको लिखकर दे सकती हूँ, जिससे आप पर कोई बात ना आए। 3 दिनों में ही उसकी टांगे यानी उसके पैर इतने ज्यादा लंबे हो गए कि वो अपने घर में न ढंग से सो पाती थी और ना ही बैठ पाती थी। गीता, ये तुम हो? तुम्हें अचानक क्या हो गया? तुम्हारी टांगे इतनी ज्यादा लंबी कैसे हो गई? जब अशोक के घर वालों ने सरिता को देखा तो देखते ही रह गए। उन लोगों ने उसे पैरों से देखना स्टार्ट किया तो लगभग 2 आदमियों के बराबर तो सिर्फ उसके एक पैर ही थे। अरे देवरानी जी, आप मेरे सामने मत आना, मुझे आपको देखकर डर लग जाता है। इतने लंबे पैरों वाली देवरानी जी मैंने आज तक नहीं देखी। क्यों भाभी, सबसे ज्यादा आपको ही मेरे बौनेपन से प्रॉब्लम थी। अब जब मेरी लंबाई आप लोगों से भी कई गुना ज्यादा बढ़ गई तब आपको प्रॉब्लम हो रही है। जब मैं बौनी थी तब आप लोगों की लंबाई मेरी लंबाई की तुलना में कई गुना ज्यादा थी। अब मेरी लंबाई आप सब लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है?
उसकी जेठानी गीता ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में जाकर उसने कमरा बंद कर दिया। अंदर कमरे में बैठकर वो अपनी सास से बात कर रही थी। सासू माँ, ये सब आखिर कैसे हो गया? अभी कल तक तो ये बिल्कुल बौनी थी, मुझे तो डर लगने लगा इससे। बहू, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तू ही हर वक्त उसका मजाक उड़ाया करती थी, उसके बौनेपन का फायदा उठाया करती थी, कभी उसे स्टूल से गिरा देती थी तो कभी कहीं से। तभी अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। गीता ने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर सिर्फ सरिता की लंबी लंबी टांगे दिखाई दे रही थी। सरिता ने एक कदम कमरे के अंदर रखा, जिससे टकराकर गीता गिर गई। अरे सॉरी भाभी, ऐसा कीजिए, आप लोग बाहर ही आ जाइए, मैं अंदर नहीं आ सकती, मैं घर के बाहर आप लोगों का इंतजार कर रही हूँ। उसकी सास और जेठानी गीता घर के बाहर आ गए। अब मेरी लंबाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि मैं घर के अंदर तो रह नहीं सकती, इसीलिए मैंने छत पर रहना शुरू कर दिया है, वहीं पर खाना पीना बनाती हूँ। मैंने आप लोगों के लिए पिज्जा बनाया है। ठीक है, तो हम लोग सीढ़ियों से चढ़कर छत पर पहुंचते हैं। अब ये रोज का काम हो गया था। सरिता की हल्की सी टक्कर लग जाने से उसकी सास और जेठानी गिर जाती थी। रात में छत पर अशोक अपनी पत्नी गीता से बात कर रहा था। गीता, अगर तुमको कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे बताना चाहिए था। मुझे तो मेरी छोटी सी गीता ही पसंद थी। इतनी लंबाई से क्या फायदा? हम लोग एक कमरे में नहीं रह सकते। खैर, अब जो भी हो, मैंने तुमसे प्यार किया है, मुझे तुम किसी भी रूप में स्वीकार हो। अशोक जी मेरा कितना ख्याल रखते हैं और मुझसे प्यार भी कितना करते हैं, ये जानते हुए मैं इतनी लंबी हूँ। मुझे लगता है मैंने अपनी जिद में अपनी लंबाई इतनी ज्यादा बढ़ाकर गलत कर दिया। मुझे भी तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पूरी जिंदगी इतनी लंबी कैसे रहूंगी मैं। रात में सरिता ने सारी बात अशोक को बता दी कि कैसे उसने उनसे बदला लेने के लिए अपनी लंबाई बाबा की जड़ी बूटी के जरिए बढ़ाई थी। सरिता, तो फिर एक बार फिर से हम लोग उन्हीं बाबा के पास चलते हैं। अगर वो इतने ही चमत्कारी हैं तो लंबाई घटाने की भी दवाई तो होगी उनके पास। सरिता और अशोक उन्हीं बाबा के पास गए। सबसे पहले सरिता ने माफी मांगी और उनसे लंबाई कम करने की दवाइयां भी मांगी। बाबा, आपके बारे में बहुत सुना है, क्या आप कोई ऐसी दवाई नहीं दे सकते जिससे मेरी पत्नी साधारण हो जाए? अरे क्यों नहीं बेटा, मेरे पास हर मर्ज का इलाज है। ये लो, इस जड़ी बूटी को दूध में मिलाकर पी लेना, कल सुबह तक तुम कैटरीना कैफ जितनी लंबी हो जाओगी। एक दिन बाद ही सरिता की लंबाई नॉर्मल हो गई। अब उसकी लंबाई उसकी जेठानी से थोड़ी सी ज्यादा थी। अब सरिता बहुत ही ज्यादा आकर्षक और खूबसूरत लगने लगी। सोनिया की ननद पारुल के हाथ हद से ज्यादा लंबे थे, इसीलिए वो कहीं भी आने जाने से डरती थी और हमेशा एक शॉल ओढ़े रहती थी जिसमें उसके हाथ छुपे रहते थे। सोनिया की नई नई शादी हुई थी। जब उसने शादी के बाद ये सब देखा तो उसका मन बहुत दुखी हुआ। पारुल, देखो मैंने आज खीर बनाई है, खाकर तो बताओ कैसी है। माँ जी ने मुझे कहा कि शादी के बाद मैं पहली रसोई में खीर बनाऊं, तो तुम्हारे लिए भी ले आई। नहीं भाभी, मुझे नहीं खानी, अभी थोड़ी देर बाद खा लूंगी। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं यहाँ रख जाती हूँ, तुम खा लेना। ये पारुल ने अपने हाथ क्यों छुपा रखे? पारुल, तुम्हारे हाथ में कोई चोट लगी है? तुम अपने हाथों को क्यों छुपा रही हो? शादी के समय भी तुमने शॉल ढकी हुई थी। अब नहीं, चोट कोई नहीं लगी। अभी आप जाओ भाभी, मुझे बहुत सारे काम है, मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है, मैं जाती हूँ। सोनिया उदास मन से कमरे से बाहर आ जाती है, पर अब सोनिया घर में रह रही थी तो सारी बात पता चली जानी थी। एक दिन जब सोनिया बाजार से लौट रही थी तब पड़ोस की औरतों ने उसे रोक दिया। अरे बहू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी जी। और अपनी ननद से मिली? उसे देखकर डरी तो नहीं? मैं कुछ समझी नहीं आंटी जी। मेरा मतलब है अपनी ननद के लंबे हाथों को देखकर तुम घबरा तो नहीं गई? वैसे तो पूरा मोहल्ला ही उससे डरता है, ना जाने अपने लंबे हाथों से कब किसकी गर्दन दबा दे। तुम बचकर रहना, देखने में बहुत अजीब सी है वो। अरे कैसी बातें कर रही हो विमला बहन, अब बहू घर में आई है तो सबसे पहले ये बात उसे ही पता चली होगी। ये बात हम तुम क्या ही बता रहे, क्यों बहू? आंटी जी मुझे घर पर जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। पड़ोसियों की बातें सुनकर सोनिया थोड़ा घबरा जाती है और घर पहुंचकर उसे सारी सच्चाई पता चली जाती है। पारुल रो नहीं, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है ये सुनकर मैं बहुत दुखी हूँ। तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे हाथ इतने लंबे क्यों हैं? भाभी, आज से 2 साल पहले मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए हिल स्टेशन पर गई थी। जब हम वहां पर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। हम लोगों ने एक होटल किराए पर ले लिया। अरे पारुल, अच्छा खासा होटल तो मिल रहा है, तुझे यहाँ क्या परेशानी दिखाई दे रही है? तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर जितना भी स्टाफ है उनके हाथ इतने लंबे क्यों हैं? मुझे तो इनके हाथों को देखकर डर लग रहा है। अरे पागल, हो सकता है इनके हाथ ऑटोमेटिक लंबे हो, इन्हें कमरे तक जाना ही ना पड़ता हो, यहीं से हाथ को कमरे तक पहुंचा दिया।
सही कह रही है रजनी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आप लोगों के कमरे की चाबी। हाँ दीजिए। चल यार, बहुत थक गए, अब जल्दी से कमरे में चलकर चेंज करते हैं, कल सुबह घूमने निकलेंगे। सोनिया भाभी, वो होटल बहुत अजीब था। वहां पर सारे स्टाफ मेंबर्स के हाथ बहुत ही लंबे थे। मुझे उन्हें देखकर बहुत अजीब लग रहा था, पर मेघा और रजनी को यह सब मजाक लगा। मुझे अच्छे से याद है, जब मेघा और रजनी रिसेप्शन पर खड़ी लड़कियों के हाथ देखकर हंसी थी तो उन लड़कियों को गुस्सा आ रहा था। हम तीनों कमरे में पहुंचे तो एक लड़का हमारे कमरे में कुछ जूस लेकर आया। अरे भैया, आप सबके हाथ तो इतने लंबे हैं, आप कमरे तक क्यों आए? आप वहीं से हमें जूस दे देते। मेघा, ऐसे किसी पर नहीं हंसते हैं, धीरे बोलो, उसे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जी भैया, ये जूस हमने तो ऑर्डर नहीं किया था। मैडम, ये हमारे होटल का स्पेशल जूस है। हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं, हम सबसे पहले उन्हें अपने होटल का ये स्पेशल जूस ही देते हैं। अच्छा, क्या बात है, देखने में तो बहुत ही टेस्टी जूस लग रहा है। थैंक यू भैया, हम लोग पी लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने वो जूस पी लिया। वो बिल्कुल नॉर्मल जूस था, जैसे सारे जूस होते हैं, पर अगले ही दिन मुझे अपने हाथों में कुछ फर्क दिखाई दिया। क्या हुआ पारुल, तू बार बार अपने हाथों की तरफ क्यों देख रही है? पता नहीं, तुम्हें अपने हाथ थोड़े लंबे नहीं दिखाई दे रहे? मुझे तो महसूस हो रहे। अरे यार, हमने होटल में काम करने वाले सब लोगों के हाथ लंबे देखे हैं ना, इसीलिए तुझे वहम हो रहा है। अब चल जल्दी से बैग पैक कर, हमें घूमने के लिए निकलना है। बस भाभी, उसके बाद हम लोग वहां से निकल गए, पर धीरे धीरे मेरे हाथ बहुत लंबे होते चले गए। मैंने मेघा और रजनी से भी इस बारे में बात की भाभी, उन दोनों के भी हाथ बहुत लंबे हो गए। मुझे पूरा शक है कि उस होटल में जो हमने जूस पिया था ना, उसमें जरूर कुछ ऐसा मिला था जिससे हमारे हाथ लंबे हो गए। मेघा और रजनी के भी हाथ लंबे हैं। भाभी वो भी घर से बाहर नहीं निकलती। तो पारुल, तुम्हें उस होटल में पता करना चाहिए था, उस होटल के खिलाफ पुलिस को बताना चाहिए था। सोनिया बहू, बताते तो तब ना जब उस होटल में ऐसा कोई स्टाफ मिलता। उस होटल में लंबे हाथों वाला कोई स्टाफ नहीं था। बहू, पुलिस को किसी पर भी शक नहीं हुआ। ये कहानी बहुत घूमी हुई है, जिसकी वजह से मेरी बच्ची आज ये दुख झेल रही है। मुझे दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। माँ जी, मुझे थोड़े दिन का टाइम दीजिए, मैं इस गुत्थी को जल्दी सुलझा लूंगी। मैं अपनी ननद को ऐसे दुख में जीते हुए नहीं देख सकती। सोनिया ने ठान लिया था कि वो सच्चाई तक जरूर पहुंचेगी, इसीलिए शादी के बाद वो हनीमून पर उसी हिल स्टेशन पर जाती है और वही होटल बुक करती है। सोनिया, तुम कैसे सच्चाई का पता लगाओगी? हम दोनों अकेले हैं और यहाँ बहुत रिस्क है। हमने पुलिस को भी खबर नहीं की है। चिंता मत करो अनिल, मैंने सब प्लान कर लिया है। मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हो गई है। मुझे जरा सा भी शक होगा तो वो यहाँ मौजूद रहेंगे। मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। इंस्पेक्टर जोशी हमारे साथ वाले रूम में ही ठहरे। वो भी बहुत दिनों से इस गुत्थी को सुलझाने के लिए लगे हुए थे। फिर मेरी उनसे बात हुई। पापा उन्हें जानते थे, उन्हीं के साथ प्लान करके मैं यहाँ तक आई हूँ। पर जो स्टाफ पारुल को दिखाई दिया था, जिनके लंबे हाथ थे, वो स्टाफ अभी दिखाई नहीं दे रहा। गेट पर कोई है, मैं खोलता हूँ। हमारे होटल की तरफ से आप दोनों के लिए ये केक है। जब भी कोई नए कपल आते हैं तो उनको हमारे होटल की तरफ से ये केक दिया जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। केक देखने में तो बहुत सुंदर है। इस लड़के के हाथ लंबे थे, तुमने ध्यान दिया? सोनिया, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान तो केक पर था। नहीं, अभी ये केक हम नहीं खाएंगे, इसे रख दो। अब मेरे साथ बाहर होटल टहलने के लिए चलो। इसके बाद सोनिया और अनिल बिना केक खाए बाहर होटल में जाते हैं। बस थोड़ी देर में ही ये दोनों भी हमारी तरह लंबे हाथ वाले हो जाएंगे। मैं उन्हें केक देकर आया हूँ जिसमें वो दवाई मिली है जिससे हाथ लंबे हो जाते हैं। सही किया। इन लोगों को ये पता ही नहीं है कि लंबे हाथ वाला स्टाफ सिर्फ रात में ही ड्यूटी करता है, और जो भी रात में इस होटल में आता है वो अपने हाथ लंबे करके ही जाता है। सोनिया पहले ही इंस्पेक्टर जोशी को फोन कर चुकी थी। इंस्पेक्टर जोशी ने अपनी पूरी टीम को उस होटल में बुला लिया और कुछ ही देर में उस होटल के स्टाफ की सारी पोल खुल गई। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। गलती हो गई? आज तुम्हारी वजह से मेरी अपनी ननद दुख से गुजर रही है। तुम लोगों ने ये गलत दवाई खिलाकर मेरी ननद और उसकी सहेलियों के हाथ लंबे कर दिए। तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? हम ऐसा इसलिए करते थे ताकि हमारे होटल में लोगों की भीड़ लगे। हमारे लंबे हाथ वाले स्टाफ को देखकर ज्यादा से ज्यादा लोग आए, इसलिए हमने एक ऐसी दवाई ली जिससे हमारे हाथ लंबे हो गए, और धीरे धीरे ये लंबे हाथ हमारी परेशानी बनने लगे। लोग हमसे डरने लगे और हमारे होटल में सबने आना बंद कर दिया। हमें अपने आप से नफरत होती है कि हमने अपनी गलती से ही अपने हाथ लंबे किए, पर हम अपनी नफरत दूसरों पर डालने लगे। हम चाहते थे कि जैसे हम बने हैं वैसे ही और लोग भी बन जाएं। अब तुम सब जेल जाओगे और ये होटल बंद हो जाएगा। तभी वहां एक जादूगर आता है। घबराइए नहीं मैडम, आपकी ननद के हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
लंबे हाथ करने वाली दवाई अगर इनके पास है तो मेरे पास हाथों को छोटा करने वाली दवाई है। पर मैं ये दवाई इन सबको नहीं दूंगा क्योंकि इन्होंने गुनाह किया है। ये दवाई आप अपनी ननद को खिला दीजिएगा, उसके हाथ पहले जैसे हो जाएंगे। मैं भी इस होटल में इसी रहस्य को जानने के लिए आया था क्योंकि मेरी खुद की बहन के साथ ऐसा हादसा हो गया। पर मेरे पास तो ये दवाई थी, मैंने उसे ठीक कर दिया था। पर मैं चाहता था कि और लोगों के साथ ऐसा गलत ना हो और इनकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके खुद के साथ गलत होता है तो वो चाहते हैं कि दूसरों के साथ भी उनके जैसा ही गलत हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। होटल के स्टाफ को सजा हो जाती है और वो होटल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जादूगर की दी हुई दवाई से सोनिया की ननद के हाथ पहले जैसे ठीक हो जाते हैं। मेघा और रजनी को भी पारुल वो दवाई देती है। मेघा रजनी भी पहले जैसी ठीक हो जाती हैं। आज सोनिया के कारण उसकी ननद पारुल के हाथ बिल्कुल ठीक हो गए थे और उसके जीवन में खुशियां फिर से लौट आई थी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। मेरी